इसमें हम लोग जो है पॉलिटी के अगले अध्याय को देखेंगे। और हमारा जो अगला एक्सरसाइज है वो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र को लेकर। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर जनजातीय समूह जो है या जनजातीय समुदाय बड़ी संख्या में निवास करते हैं। और जितने भी जनजातीय समुदाय होते हैं उन सब की जीवन शैली एक जैसी नहीं होती है। कुछ जनजातीय समाज में या समुदाय में ऐसा देखने को मिलता है कि वो जो कम्युनिकेशन का स्तर होता है, यानी संवाद का स्तर, बातचीत का स्तर, वो उसमें ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, यानी कि वो सक्रिय संवाद करते हुए नजर आते हैं। और जो जनजातीय समाज जो है सक्रिय संवाद करते हैं वो कहीं ना कहीं खुद को मुख्य धारा में, जो विकास की मुख्य धारा होती है, उसमें शामिल कर लेते हैं। लेकिन कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जो अपने पारंपरिक संस्कृति के साथ ही जी रहे होते हैं। तो उन समुदाय की जो दूसरे समुदाय से है या हम लोगों से जो है नजदीक का संबंध नहीं रखते हैं और ना ही रखने के इच्छुक होते हैं। तो उन परंपरागत समाजों से हम लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो रातों रात जो है हमारे कानून को या हमारे नियम का पालन करें। ऐसा हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए संविधान निर्माता जो थे उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो समुदाय का वो हिस्सा है, यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र है या अनुसूचित क्षेत्र है, उस समाज को कैसे और कितनी मात्रा में जो है भारत की विकास की गति से जो है जोड़ा जाए, ताकि उनकी जो सांस्कृतिक विशिष्टता है या उनके जो मूल अधिकार हैं उनका भी संरक्षण सही तरीके से हो पाए। अगर हम लोग जो है भारतीय संविधान की बातें करें तो भारतीय संविधान में जो है जो संविधान का भाग 10 है उसमें मात्र एक ही अनुच्छेद है जो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए रखा गया है, और इसमें वो अनुच्छेद है 244। मात्र ये अनुच्छेद है, ये एकमात्र अनुच्छेद है जो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए रखा गया है। हालांकि जो है ये जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है इनकी संपूर्ण व्याख्या के लिए जो है संविधान में 2 अनुसूची भी शामिल की गई है जो संपूर्ण व्याख्या इसकी करता है। तो संविधान की 2 अनुसूची है वो, और ये 2 अनुसूचियों में जो है एक हमारा वही अनुसूची 5 हो जाएगा, 5वां अनुसूची, और एक जो है 6ठा अनुसूची हो जाएगा। ये 2 अनुसूची रखा गया है। तो जो अनुच्छेद है वो एक ही अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद 244 है और ये भाग 10 में आता है। इसके अलावा जो है इसके उपबंधों की संपूर्ण व्याख्या संविधान की 2 अनुसूचियों के माध्यम से की गई है, अनुसूची 5 और 6। और इसी में जो है जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि जो है इसमें एक संशोधन भी हुआ था और वो था 22वें संशोधन अधिनियम, और ये जो है 1969 में हुआ था, 1969 में। और इसके माध्यम से जो है एक अनुच्छेद और जोड़ा गया था, और वो अनुच्छेद जो है 244 का ये जोड़ा गया था संविधान में, ये जोड़ा गया था। और ये जो अनुच्छेद 244 का है ये जो है संसद को शक्ति प्रदान करता है, ये संसद को जो है इस मामले में शक्ति देता है। जैसे कि संसद को क्या शक्ति देता है, तो अनुच्छेद 244 का जो है जो संसद को शक्ति प्रदान करता है या शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर
एक स्वायत्त राज्य, और स्वायत्त राज्य को जो है इंग्लिश में ऑटोनॉमस स्टेट्स कहते हैं, ऑटोनॉमस स्टेट, इसकी स्थापना जो है कर सकती है, कर सकती है। ये जो है इस अनुच्छेद में लिखा गया अनुच्छेद 244 का, और ये जो है 22वें संविधान संशोधन 1969 के माध्यम से जो है जोड़ा गया था। जो भाग 10 है उसमें अनुच्छेद एक ही है और वो है 244। हालांकि जो है अनुच्छेद 244 के दो खंड हैं, ठीक है। इसका एक पहला खंड है और एक दूसरा खंड है। जो पहला खंड है वो 5वीं अनुसूची से संबंधित है, जैसे कि हम लोग नीचे में उसकी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम लोग यहीं पे देखते हैं, जैसे अनुच्छेद 244 है तो इसके जो है दो खंड हैं। एक खंड हो गया इसका अनुच्छेद 244 का पहला खंड हो गया, और एक जो है अनुच्छेद 244 का दूसरा खंड हो गया। इन सब को जो है हम लोग विस्तार में देखेंगे, अभी हम लोग परिचय को देख रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग अनुच्छेद 244 के पहले खंड को देखें तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि पांचवी अनुसूची के प्रावधान, 5वीं अनुसूची के प्रावधान 4 राज्यों, ठीक है, 4 राज्यों, और ये राज्य क्या है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ATMM कह सकते हैं, यानी कि A फॉर जो है असम हो गया, T फॉर त्रिपुरा, और M फॉर जो है मेघालय हो गया, और फिर M फॉर जो है मिजोरम हो गया। ये 4 राज्य, मिजोरम को छोड़कर, इन चारों को छोड़कर शेष सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों का मतलब शेड्यूल्ड एरियाज, तथा अनुसूचित जनजातियों, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए लागू होंगे। लागू होंगे, ऐसा जो है इसके पहले खंड में कहा गया है। इसके पहले यानी कि अनुच्छेद 244 के दो खंड हैं जो 5वीं और 6ठी अनुसूची से संबंधित है, ठीक है। ये दोनों जो है ये 5वीं और जो है 6ठी जो है अनुसूची से संबंधित है, अनुसूची से जो है संबंधित है। जैसे कि अनुच्छेद 244 का जो पहला खंड है उसमें कहा गया है कि 5वीं अनुसूची के प्रावधान 4 राज्य, और वो 4 राज्य कौन कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद करने के लिए जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम यानी कि ATMM के नाम से याद रख सकते हैं। तो 5वीं अनुसूची के प्रावधान 4 राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए लागू होंगे। इसके अलावा जो है जो एक है अनुच्छेद 244 का दूसरा खंड, एक दूसरा खंड जो है इसमें जो प्रावधान है वो सिर्फ यही 4 राज्यों के लिए है, क्योंकि इसमें जो है 4 राज्य को छोड़ा गया है, तो इसके अगले अनुच्छेद में जो है उसी 4 राज्य के प्रावधान को शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 244 के दूसरे खंड में प्रावधान जो है सिर्फ 4 राज्यों पर लागू होते हैं, और वो राज्य कौन है, वही है ATMM, यानी कि असम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, यही जो है 4 राज्य पर ये लागू होते हैं। इसमें कहा क्या गया है, तो इसमें कहा गया है
कि छठी अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का मतलब ट्राइबल एरियाज के प्रशासन के लिए लागू होंगे, ये कहा गया। तो ये दो अनुच्छेद जो है मतलब 244 के दो खंड किए गए हैं। अनुच्छेद 244 का पहला खंड और दूसरा खंड। अगर हम लोग जो है इन दोनों अनुच्छेदों के भाषा को देखें तो दोनों खंडों की अगर हम लोग इसकी भाषा को जो है अगर ध्यान से देख पाएंगे तो पांचवी अनुसूची के संबंध में जो है अनुसूचित क्षेत्र शब्दावली का प्रयोग किया गया। जैसे कि जो इसका पहला खंड है इसमें क्या कहा गया कि पांचवी अनुसूची के प्रावधान 4 राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए लागू होगा। तो यहाँ पर जो है अनुसूचित क्षेत्र शब्दावली का प्रयोग किया गया है। वहीं पर जो है अगर हम लोग जो है इसके दूसरे खंड में को देखते हैं तो इसमें लिखा गया है कि छठी अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जबकि पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रयोग किया गया है। और ये दोनों शब्दावली जो है इसकी संकल्पनाएं बिल्कुल अलग होती है, भिन्न होती है, ठीक है। और ये जो है जो संकल्पनाएं इसकी है वो हम लोग जो है आगे जानेंगे। तो इस बात का जो है ध्यान रखें कि जो 244 का पहला खंड है उसमें अनुसूचित क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया, यानी शेड्यूल्ड एरिया का प्रयोग किया गया है, जबकि 244 का जो दूसरा खंड है उसमें जो है जनजातीय क्षेत्र यानी कि ट्राइबल एरिया का प्रयोग किया गया है। और ये दोनों संकल्पनाएं जो है अलग अलग होती है, ठीक है। और हम दोनों जो है मतलब अनुसूचियों जो ये दोनों अनुसूची है इसके प्रावधान को जो है देखेंगे, फिर वहां से जो समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर पांचवी अनुसूची के बारे में कहा गया और यहाँ पर छठी अनुसूची के बारे में कहा गया। तो पहले जो है हम लोग पांचवी अनुसूची को देखते हैं। तो हम लोग जो है शुरू करते हैं पांचवी अनुसूची से। इसमें अनुच्छेद सिर्फ यही है, पांचवी अनुसूची, 5th शेड्यूल। तो इसको देखते हैं। इसमें जो है जैसे कि हम लोग ये समझ चुके हैं कि जो पांचवी अनुसूची है इसका संबंध जो है अनुच्छेद 244 के पहले खंड से है। तो इसका संबंध कहाँ से निकल के आ गया? तो इसके संबंध की बात करें, यानी पांचवी अनुसूची के संबंध की बात करें तो इसका संबंध जो है अनुच्छेद 244 के पहले खंड से है, ठीक है। इसका संबंध अनुच्छेद 244 के पहले खंड से है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि अनुच्छेद 244 का जो पहला खंड था वो 4 राज्यों पर लागू नहीं होता, ठीक है। तो लागू नहीं होता, कहाँ नहीं होता? तो ये 4 राज्यों पर लागू नहीं होता है। और वो 4 राज्य कौन थे? तो वो 4 राज्य जो है 80 थे, यानी कि वो जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम थे, ठीक है। ये 4 राज्य पर जो है ये लागू नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये 4 राज्य छोड़ के जो है शेष राज्यों पर लागू होगा। तो लागू कहाँ होगा? ठीक है, तो शेष राज्यों पे, ठीक है, शेष राज्यों पर लागू होता है। तो हम लोग जो है एक एक करके इसके प्रावधान को लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर जो है हम लोग सबसे पहले लेते हैं अनुसूचित क्षेत्रों का निर्धारण कैसे होता है, पहले उस चीज को देखते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों का निर्धारण जो इसके अंदर दिया गया है, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। तो इसका निर्धारण कैसे होता है ये जानते हैं। तो इसके निर्धारण की जो सबसे मुख्य बातें हैं वो ये है कि इसके मामले में राष्ट्रपति जी को शक्ति दी गई है कि वो अपने आदेश द्वारा
किसी क्षेत्र को और जो ये 4 राज्य है, ठीक है, इस 4 राज्य के अलावा जो है किसी राज्य का हिस्सा अगर वो रहेगा तो उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। यानी कि ये 4 राज्य का हिस्सा वो नहीं होना चाहिए। ये 4 राज्य के अलावा किसी भी राज्य का वो हिस्सा है तो राष्ट्रपति को वो शक्ति है कि वो अपने आदेश द्वारा जो है उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं, जैसे कि इसमें कैसे लिखा जाए, तो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वह आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को जैसे कि ऊपर बताया गया ना, तो अगर वह ऊपर बताए गए, ठीक है, ऊपर मतलब जो पहले हम लोगों ने लिखा, ऊपर बताए गए 4 राज्य वही 80 mm, ठीक है, यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, 4 राज्यों के अलावा किसी राज्य का हिस्सा है अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेगा। ये जो है राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है। तो अनुसूचित क्षेत्रों के निर्धारण का शक्ति किसको है? तो अनुसूचित क्षेत्रों के निर्धारण का शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को है, लेकिन इन पे भी पाबंदी ये लगा है कि वो ऊपर जो 4 राज्य हैं, यानी कि जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम है, उसको छोड़कर जो है शेष किसी भी राज्य का कोई भी क्षेत्र हिस्सा है तो उसको जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग देखते हैं कि इसके मामले में यानी कि केंद्र की और राज्य की क्या क्या शक्तियां हैं, ठीक है। जैसे कि जो सेंटर है और जो स्टेट है उनके पावर जो है क्या क्या है। तो दूसरा टॉपिक हम लोग बनाते हैं, मतलब इसी के अंदर 5वीं अनुसूची के अंदर, ठीक, केंद्र वो राज्य की शक्तियां यानी कि पावर्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स। केंद्र राज्य की शक्तियां क्या है। तो अनुसूचित क्षेत्र, यहाँ पर जब भी बातें करेंगे 5वीं अनुसूची को, तो अनुसूचित क्षेत्र को लेकर बातें करेंगे। तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के मामले में केंद्र और राज्यों में शक्ति का बंटवारा जो है इस प्रकार से किया गया है कि साधारणतः जो है वहाँ का प्रशासन संभालने का काम जो है राज्य को ही दिया जाता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ता है तो सेंटर भी जो है उसमें इंटरफेयर करता है। यानी जो है केंद्र की भूमिका वहाँ पर ये रहती है कि वो उस पर निगरानी करते रहता है, यानी कि जांच करते रहता है, और जरूरत पड़ने पर जो है राज्य को निर्देश भी देता है कि वो समुचित ढंग से जो है वहाँ का प्रशासन चलाए। तो आम रूप से यानी कि साधारणतः जो है राज्य के पास प्रशासन की शक्ति होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जो है केंद्र उसमें दखल दे सकता है, वो लगातार उसकी जांच कर सकता है, और जरूरत पड़ने पर जो है राज्य को क्षेत्रों में समुचित ढंग से प्रशासन चलाने के लिए बाध्य भी कर सकता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्ति का बंटवारा इस तरह से होता है। जिसको पहले इसके परिचय को लिखते हैं, जैसे कि इसको यानी अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के मामले में केंद्र तथा राज्य में शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि आमतौर पर नहीं, यानी साधारणता राज्य ही इन क्षेत्रों को प्रशासित करे या प्रशासन संभाले, इन क्षेत्रों को प्रशासन संभाले। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के मामले में केंद्र तथा राज्य में शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि साधारणतः राज्य ही इन
यहाँ पर यहाँ पर जो है का प्रशासन संभाले, किंतु केंद्र इस प्रशासनिक व्यवस्था की लगातार जांच कर सके और जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार को इन क्षेत्रों में समुचित ढंग से प्रशासन चलाने के लिए बाध्य कर सके ये जो है रहते हैं। तो इसलिए जो है दोनों की शक्ति से जुड़े हुए कई सारे प्रावधान भी है इसके अंतर्गत, उसको जो है हम लोग मोटे तौर पर शॉर्ट में देखते हैं। जैसे कि दोनों की शक्तियों से जुड़े हुए क्या प्रावधान है, तो दोनों की शक्तियों से जुड़े प्रावधान, ठीक। तो जैसे कि पहली चीजें तो जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार जो है अनुसूचित क्षेत्र पर बराबर रहता है, यानी कि राज्य सरकार जो है इस क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए सक्षम होता है। जैसा कि ऊपर में भी कहा गया कि साधारणतः जो है राज्य ही इन क्षेत्रों का प्रशासन करता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों पर है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार जो है इन क्षेत्रों का प्रशासन चलाने के लिए सक्षम है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा प्रावधान क्या है कि जिस भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र है वहां के जो राज्यपाल हैं उनके लिए ये अनिवार्य होता है कि वो प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रपति को राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में जो है अपना रिपोर्ट उनको सौंपते रहें। और राष्ट्रपति चाहेगा तो वार्षिक रिपोर्ट के अलावा जो है वो किसी भी समय राज्यपाल से दूसरी भी कोई रिपोर्ट मांग सकता है। ये भी राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। तो जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है उनके राज्यपालों के लिए अनिवार्य है कि वे प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में एक रिपोर्ट सौंपे। ठीक है, ये रिपोर्ट सौंपे। लेकिन राष्ट्रपति की शक्ति क्या है? राष्ट्रपति की शक्ति ये है कि राष्ट्रपति चाहे तो इस वार्षिक रिपोर्ट के अलावा किसी भी समय राज्यपाल से ऐसी अन्य रिपोर्ट मांग सकता है। ये राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक। इसके अलावा जो है केंद्र सरकार को ये भी शक्ति दिया गया है कि वो जो राज्य की सरकारें होती है उसको अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में कोई निर्देश भी दे सकता है। ये जो है केंद्र सरकार को शक्ति दिया गया है। तो केंद्र सरकार को
शक्ति दी गई है, शक्ति दी गई है कि वह राज्य की सरकार को उस राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निर्देश दे सके। ठीक है, तो निर्देश देने की भी शक्ति है। तो ये जो है मतलब जो केंद्र है, राज्य है, उसकी शक्तियां जो है इस प्रकार से जो है जुड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो ये आता है कि जो जनजाति सलाहकार परिषद होते हैं, यानी कि 5th शेड्यूल में जो है जनजाति सलाहकार परिषद की भी व्यवस्था की गई है, जिसको ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल कहते हैं। यानी कि कोई भी राज्य है जहां पर अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति उपस्थित है, वहां पर जो है उसके प्रशासन में सहयोग देने के लिए 5वीं अनुसूची में जो है जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये जो 5वीं अनुसूची है इसमें जनजाति सलाहकार परिषद यानी कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का भी प्रावधान किया गया है। तो उसको भी हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है एक नया टॉपिक यहाँ पे बनाते हैं, यानी कि जनजाति सलाहकार परिषद। इसको जो है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल कहते हैं। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखते हैं, यानी कि राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र या, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाला है कि या अनुसूचित जनजाति भी अगर उपस्थित है, यानी क्षेत्र ना हो के अगर जनजाति भी उपस्थित है तो भी वहां पर जो है जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जा सकता है। तो अनुसूचित जनजातियां उपस्थित है, ठीक है, तो जो है उनके प्रशासन में सहयोग देने के लिए 5वीं अनुसूची में जनजाति सलाहकार परिषद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति उपस्थित है तो उसके प्रशासन में सहयोग देने के लिए जो है 5वीं अनुसूची में जनजाति सलाहकार परिषद का प्रावधान किया गया है, यानी कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और सिर्फ प्रावधान नहीं किया गया है, ऐसे प्रत्येक राज्य में जो है जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाना अनिवार्य है, जिसमें किसी भी क्षेत्र को जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग जो है इसके उपबंध को देखें कि इसमें क्या क्या उपबंध है, जैसे पहला, ऐसे प्रत्येक राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाना अनिवार्य होगा, जिसमें किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, ये इसके उपबंध है, अनिवार्य है। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन होगा जहां पर किसी भी क्षेत्र को जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई भी राज्य में जो है अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां पर अनुसूचित जनजाति निवास करती है, तो उसके संबंध में क्या है, तो क्योंकि ऊपर में क्या था,
ऊपर में ये था कि जहां पर अनुसूचित क्षेत्र है या अनुसूचित जनजाति उपस्थित है तो उसके प्रशासन के सहयोग में जो है जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान किया गया है। हालांकि जो है जहां पर अनुसूचित क्षेत्र नहीं है लेकिन अनुसूचित जनजातियां निवास करती है उसके संबंध में जो है राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है कि वो जो है निर्देश दे सकेगा कि वहां पर जो है जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाना है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्देश से गठन होगा। और जब तक राष्ट्रपति निर्देश नहीं देती है, ठीक है, तब तक जो है वहां पर गठन नहीं हो सकता है। यानी कि जिन राज्यों में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है किंतु वहां अनुसूचित जनजातियां निवास करती है, जनजातियां निवास करती है, ठीक है, उनके संबंध में अगर, ठीक है, यहाँ पर अगर शब्द का प्रयोग है, अगर राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति निर्देश देता है तो हो गया, अन्यथा जो है नहीं होगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति निर्देश दें तो वहां भी जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाना अनिवार्य होगा, ठीक है। ये व्यवस्था जो है किया गया है इसके उपबंध में। इसके अलावा जो है जनजातीय परिषद की संख्या का भी निर्धारण किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग इसके संख्या की बात करते हैं, इसी में हम लोग बात कर रहे हैं जनजाति सलाहकार परिषद। इसमें जो है अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, अधिकतम जो है 20 सदस्य होंगे ऐसा फिक्स है, ठीक है। और इस 20 सदस्य में से जो है 3/4, ठीक है, 3/4, ठीक है। 3/4 भी कहने का मतलब क्या कि अगर संख्या विभाजनीय है तो निकटतम वाला लिया जाएगा, ठीक है। अधिकतम 20 यानी अधिकतम 20 लेना है, तो जरूरी नहीं है कि 20 ही हो, अगर 19 भी हो सकता है। और अगर 19 है तो उसका 3/4 जो निकटतम आएगा वो लेना है। तो अधिकतम 20 से ज्यादा नहीं होगा, 20 से कम रहेगा लेकिन 20 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो उसका 3/4 जो है, 3/4 जो है उस राज्य की विधानसभा में शामिल जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे उनसे लिया जाएगा। तो अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों में से लिया जाएगा, सदस्यों में से लिए जाएंगे, ठीक है। तो जनजातीय सलाहकार परिषद में अधिकतम 20 सदस्य होंगे जिनमें से 3/4 उस राज्य की विधानसभा में शामिल अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों में से लिए जाएंगे। इसके अलावा जो है राज्यपाल को यहाँ पर एक शक्ति और मिल जाता है, ठीक है। और राज्यपाल को क्या शक्ति दिया गया है कि वो जो है जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति की पद्धति, परिषद का जो अध्यक्ष होता है, उसके जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उसके नियुक्ति की पद्धति को निर्धारण करने के लिए जो नियम होता है वो भी बनाएगा। तो राज्यपाल को यहाँ पर शक्ति है। किस संदर्भ में शक्ति है? तो जनजाति सलाहकार परिषद के सदस्यों की संख्या हो गया, ठीक है, इस मामले में। इसके अलावा जो है इनकी जो नियुक्ति पद्धति हो गया, ये हो गया। इसके अलावा जो है परिषद का अध्यक्ष हो गया, परिषद का अध्यक्ष हो गया। इसके अलावा जो है इसके कर्मचारियों की नियुक्ति हो गया, अध्यक्ष या अधिकारी भी साथ में, या अधिकारियों, कर्मचारी की नियुक्ति की पद्धति,
ठीक है, इन सब को जो है निर्धारित करने के लिए नियम बनाएगा। यह राज्यपाल को शक्ति दिया गया है, नियम बनाए, ऐसा शक्ति राज्यपाल को दिया गया है। अब इतनी सारी बातें तो हो गई, लेकिन सबसे बड़ा चीजें ये रह गया कि आखिर जनजातीय सलाहकार परिषद जो है करता क्या है, इसका क्या काम है और ये इतना महत्वपूर्ण क्या है। तो हम लोग जो है जानते हैं कि जनजाति सलाहकार परिषद का कार्य क्या है, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, जनजातीय सलाहकार परिषद का कर्तव्य। ठीक है, कर्तव्य क्या होगा। ठीक, तो सीधी सी बात है, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन जो है वहां के प्रशासन में सहयोग करने के लिए जो है किया जाता है। तो ये जो है उस राज्य में जो अनुसूचित जनजाति निवास करती है उसके कल्याण यानी वेलफेयर, उन्नति, ठीक है, यानी एडवांसमेंट के संबंधित जो विषय होते हैं उस पे वो सलाह दे और उस सलाह के द्वारा जो है वो राज्यपाल को निर्देशित भी करे। तो इसलिए जो है इसका गठन किया जाता है। तो इसका कर्तव्य क्या है कि ये राज्य की अनुसूचित जनजातियों के लिए या जनजातियों के कल्याण यानी वेलफेयर और उन्नति, ठीक है, उन्नति का मतलब एडवांसमेंट से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो उसको राज्यपाल द्वारा निर्देशित किए गए हों। ठीक है, ये इसका कर्तव्य रहता है। ठीक, यानी जनजातीय सलाहकार परिषद का कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो उसको राज्यपाल द्वारा निर्देशित किए गए हों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में कौन कौन सी विधि लागू की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। ये सारा जो है 5th शेड्यूल का ही हिस्सा है। तो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि, ठीक है, लॉ एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड एरियाज। कौन कौन से लॉ जो है एप्लीकेबल होंगे। तो हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होने वाले कानून के संबंध में जो है राज्य और केंद्र को शक्ति दी गई थी। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा था कि अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होने वाले कानूनों के संबंध में राज्य और केंद्र दोनों की शक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या आ जाएगी कि अनुसूचित क्षेत्रों पर जो भी कानून लागू होगा उसके संबंध में राज्य की तरफ से राज्यपाल हो जाएगा और केंद्र सरकार तो रहेगा ही। तो राज्यपाल और केंद्र की शक्ति की चर्चा जो है यहाँ पर की जाएगी। ठीक, तो इसमें जो भी कानून लागू होंगे उस पे जो है हम लोग देखेंगे राज्यपाल और प्लस केंद्र सरकार की शक्ति को लेकर। ठीक है, इसकी शक्तियां क्या क्या है। ठीक, जैसे कि हम लोग शुरू करते हैं, पहले हम लोग राज्यपाल को देखते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल जो है वो लोक अधिसूचना द्वारा जो है निर्देश दे सकता है कि संसद का या उस राज्य के विधानमंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग में लागू होगा या नहीं। ठीक है, तो ये जो है राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल जो है लोक अधिसूचना द्वारा, और यहाँ पर जो है लोक अधिसूचना कहने का मतलब ये है कि जिसको पब्लिक नोटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, पब्लिक नोटिफिकेशन। ठीक है, इसके द्वारा जो है निर्देश दे सकता है कि संसद, ठीक है, संसद का या उस राज्य के विधानमंडल का
क्योंकि देखो यहाँ पर राज्यपाल को जो है उस अनुसूचित क्षेत्रों की जो उसकी पारंपरिक सांस्कृतिक विशिष्टता है उसको बनाए हुए रखना है, और संसद कोई ऐसा कानून बना रही है जो उसकी विशिष्टता को हनन कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए इसको रोकने की शक्ति दी गई है। तो और इसी शक्ति का प्रयोग जो है वो लोक अधिसूचना के द्वारा करता है, तो संसद का या उस राज्य के विधानमंडल का, ठीक है, दोनों स्तर पर जो है, राज्य के स्तर पर भी और केंद्र के स्तर पर भी, ठीक है, राज्य के विधानमंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम, ठीक है, कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा, ठीक है, ये राज्यपाल डिसाइड करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है राज्यपाल की एक और शक्ति है, ठीक है, इसको जो है अनुसूचित क्षेत्रों में शांति और सुशासन, सुशासन का मतलब यहाँ पर गुड गवर्नेंस है, तो सुशासन के लिए जो है ये रेगुलेशन बनाने के लिए भी जो है इसको व्यापक शक्ति दिया गया है, ठीक है। तो इसको जो है राज्यपाल को विनियमन, ठीक है, विनियम, विनियम कहने का मतलब रेगुलेशन, रेगुलेशन बनाने की व्यापक शक्ति है। किस मामले में है? तो ये जो है अनुसूचित क्षेत्रों की शांति, शांति कहने का मतलब पीस, और सुशासन, और सुशासन का मतलब यहाँ पर जो है गुड गवर्नमेंट, ठीक है, गुड गवर्नमेंट के लिए जो है, इसके लिए जो है विनियम बनाने की व्यापक शक्ति जो है किसको, राज्यपाल को दिया गया है। राज्यपाल जो है इसके तहत क्या क्या कर सकता है, जैसे कि इस विनियम के तहत जो है राज्यपाल ये कर सकता है कि इस विनियम के माध्यम से जो है, विनियम के माध्यम से जो है राज्यपाल जो है अनुसूचित क्षेत्र पर कोई भी कानून लागू होता है, चाहे वो कानून संसद का हो या राज्य विधानमंडल का हो, ठीक है, तो उस पूरे अधिनियम को या उस पूरे विधि में जो है वो संशोधन भी कर सकता है या पूरी तरह से उसको खत्म भी कर सकता है, यानी निरसन भी कर सकता है। तो ऐसी शक्ति जो है राज्यपाल को दिया गया है। तो विनियम के माध्यम से जो है राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होने वाले संसद के या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम या किसी विद्यमान जो लागू है विधि, ठीक है, विधि का संशोधन, ठीक है, या निरसन, ठीक, निरसन कर सकेगा, ठीक है, ऐसा जो है इसमें है, ठीक, ठीक, ऐसा शक्ति जो है राज्यपाल को दिया गया। इसी तरह जो है राज्यपाल को यह भी शक्ति दिया गया है कि जैसे इसको पहले लिखते हैं, ऐसे विनियम, ठीक है, यानी ये जो रेगुलेशन है ये जो उसके भूमि हस्तांतरण से संबंधित है उसको, यानी कि जो भूमि हस्तांतरण होता है उसको भी वो सीमित कर सकता है राज्यपाल इस विनियम के माध्यम से, या फिर उसको निषिद्ध भी कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे विनियम अनुसूचित क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के हस्तांतरण को सीमित या निषिद्ध कर सकेगा, ठीक है।
ये विनियम के ही माध्यम से करेगा। इसके अलावा जो है जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन का विनियमन भी करता है। ठीक है, जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन का विनियमन कर सकेंगे। ठीक है, राज्यपाल करेंगे पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से। इसके अलावा जो है जो लोग इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देते हैं, ठीक है, उस साहूकार के रूप में अगर कोई वहां पर कारोबार वगैरह कर रहा है तो उसको भी विनियमन कर सकता है और वो पब्लिक नोटिफिकेशन के ही माध्यम से करेगा। ठीक है, तो जो लोग इन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देते हैं उनका साहूकार के रूप में कारोबार करने का विनियमन कर सकेंगे। ठीक है, ये सारे जो है राज्यपाल को शक्ति दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है खनन से भी संबंधित जो है उपबंध इसमें है, जैसे कि 5वीं अनुसूची में ही जो है जो संविधान का 5वीं अनुसूची है, इसके अधीन जो है जो जनजातीय भूमि होता है वहां पे खनन के लिए जो निजी पक्षकार होते हैं, ठीक है, उसके अंतरण को, ठीक है, शून्य घोषित करने का भी अधिकार जो है इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत, ठीक है, और शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, ये भी जो है 5वीं अनुसूची के ही माध्यम से होगा। ठीक है, और ये सारी जो बातें हैं इसमें एक नोट करने वाली भी बातें हैं, और वो बातें जो है यहाँ से पता चलता है कि आखिर जनजातीय परिषद का महत्व क्या है। तो अब ये है कि अगर किसी भी राज्य में जो है जनजातीय परिषद अस्तित्व में है, इनकी पहले से बन चुका है, तब इस तरह का कोई विनियमन अगर राज्यपाल लाता है तो उसको पहले जो है जनजातीय सलाहकार परिषद से जो है परामर्श करना पड़ेगा, तभी वो ला सकता है, अन्यथा नहीं ला सकता है। तो इसी में जो है जनजातीय सलाहकार परिषद की जो है महत्ता बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर किसी राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद अस्तित्व में है तो ऐसा कोई विनियम तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक राज्यपाल ने इस संबंध में जनजाति सलाहकार परिषद से विमर्श लिखना ठीक नहीं होगा, परामर्श नहीं कर लिया है। ठीक है, तभी जो है राज्यपाल बना सकता है, अगर वहां पर जनजाति सलाहकार परिषद जो है वो अस्तित्व में है तो। ठीक,
इसके अलावा जो है एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर इस तरह का विनियमन कुछ भी बनता है तो वो राष्ट्रपति के समक्ष जो है तुरंत प्रस्तुत किया जाता है, और राष्ट्रपति जो है उस पर जब तक अनुमति नहीं देता है तब तक जो है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ठीक है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ठीक है, लिखा गया है कि ये सारी जो शक्ति है, यानी कि राज्यपाल की जो शक्ति है, राज्यपाल की यह शक्ति, ठीक है, वस्तुतः, ठीक है, राष्ट्रपति के इच्छा के अधीन है। ठीक है, राष्ट्रपति की इच्छा के अधीन है। ठीक है, ये सारी शक्तियां, यानी कि ऐसे विनियमन राष्ट्रपति के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किया जाता है, और जब तक राष्ट्रपति जो है उस पे अनुमति नहीं देगा तब तक जो है वो लागू नहीं हो सकता, वो प्रभाव में नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये जो है 5वीं अनुसूची के जो प्रावधान थे वो इस तरह से थे। इसके अलावा जो है एक चीज और देख लेते हैं हम लोग कि 5वीं अनुसूची में संशोधन किस तरह से होता है, और अनुच्छेद 368 जो है, जो संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद है, उसके तहत किस तरह का संशोधन यहाँ पर है। इसके अलावा जो है देखते हैं कि 5वीं अनुसूची की जो वर्तमान स्थिति है वो किस तरह का है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 5वीं अनुसूची में या 5वीं अनुसूची का संशोधन, ये में हम लोगों का टॉपिक है, यानी कि अमेंडमेंट ऑफ 5th शेड्यूल। ठीक, ये है। तो देखो इस मामले में जो है संसद को शक्ति दिया गया है कि वो विधि द्वारा जो है 5वीं अनुसूची के किसी भी उपबंध का संशोधन कर सकती है, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन भी कर सकती है, और सिर्फ परिवर्तन या संशोधन नहीं, उसका निरसन भी कर सकती है। और संसद अगर ऐसा कुछ करती है तो उसको अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, और अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, इसका मतलब साधारण चीजें वहां पर लागू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है संसद को शक्ति दी गई है कि वह विधि द्वारा 5वीं अनुसूची के किसी भी उपबंध का संशोधन, ठीक है, इसके अलावा परिवर्तन, ठीक है, और सिर्फ संशोधन परिवर्तन नहीं, या ठीक है निरसन, ठीक है, निरसन कर सकती है, कर सकती है। ठीक है, और अगर संसद ऐसा करती है, ठीक है, अगर संसद ऐसा करती है तो अनुच्छेद 368 के तहत इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। हम लोग जो है इस चैप्टर के बाद जो है संविधान संशोधन को ही लेंगे। ठीक है, संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक, ये चीजें हो गई। तो इस तरह से जो है इसमें 5वीं अनुसूची में संशोधन होता है। इसके अलावा जो है हम लोगों का जो 5वीं अनुसूची में आखिरी टॉपिक है, और वो ये है कि हम लोग जो है देख लेते हैं कि इसकी वर्तमान अवस्थिति क्या है। ठीक है, वर्तमान स्थिति 5वीं अनुसूची की क्या है। तो 5वीं अनुसूची की वर्तमान स्थिति, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ 5th शेड्यूल। ठीक, तो अभी जो है जैसे कि ये 10 राज्यों में लागू है, अगर तेलंगाना को भी जो है शामिल किया जाए तो। ठीक है, ये 10 राज्यों में लागू है।
ठीक। जो भारत सरकार के जनजाति कल्याण मंत्रालय है, ठीक है, वो जिस जिस क्षेत्र में 5th शेड्यूल लागू रहता है, ठीक है, उस क्षेत्र के बारे में जो है मतलब वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के आधार भी बताते हैं। जैसे कि पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर लागू कहाँ कहाँ पर है। तो ये जो है पहले जैसे कि ये 9 राज्य में लागू था, ठीक है, और ये 9 राज्य में जो है जैसे कि आंध्र प्रदेश इसमें था, ठीक है, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश था, ठीक, गुजरात था, उसके बाद जो है ओडिशा था, ये 1 2 3 4 हो गया ओडिशा। इसके बाद जो है राजस्थान था, ठीक, महाराष्ट्र था, छत्तीसगढ़ था, मध्य प्रदेश था, झारखंड था, ठीक है, ये था। इसके बाद जो है एक जगह और इसमें ऐड किया गया और वो था तेलंगाना, ठीक है, और इसको लेकर जो है ये 10 राज्य हो गए टोटल, ठीक है, 10 राज्य हो गए। तो यहाँ पर जो है ये लागू था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 राज्य में लागू है, यानी कि आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में लागू है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीजें जो है जो भारत सरकार के, ठीक है, भारत सरकार के जो जनजातीय कल्याण मंत्रालय हैं, कल्याण मंत्रालय, इनके अनुसार जो है अगर किसी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करना है तो उनके कुछ आधार ये दिए हैं, ठीक है। तो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो इसके लिए इन्होंने आधार दिए हैं। जैसे कि इनका आधार क्या क्या है, यानी ये चीजें वहां पर अवेलेबल रहेगी तभी उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। पहला आधार ये है कि उस क्षेत्र में जो है जनजातीय जनसंख्या की अधिकता होनी चाहिए, ठीक है। तो वहां पर जो है उस क्षेत्र में जनजातीय संख्या की जो है अधिकता होनी चाहिए, ठीक। इसके अलावा दूसरा जो है जनजातियों का निवास क्षेत्र जो है आपस में जुड़ा हुआ हो और कुल क्षेत्र का आकार जो है प्रशासन योग्य भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि जब प्रशासन योग्य रहेगा तभी उसको प्रशासित किया जा सकता है। तो जनजातियों का, और जब प्रशासित होगा तभी वो क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। तो जनजातियों का निवास क्षेत्र आपस में जुड़ा हो, यानी कि बिल्कुल अलग थलग ना हो, वो जुड़ा हो, तथा कुछ क्षेत्र का अलग थलग की स्थिति वहां पर 6 शेड्यूल में आएगा। कुछ क्षेत्र का आकार प्रशासन योग्य हो, ठीक है, ये चीजें हैं। इसके अलावा जो है वहां पर वह क्षेत्र किसी व्यवहारिक प्रशासनिक इकाई, ठीक है, के रूप में संगठित ना हो, के रूप में संगठित हो। जैसे कि वह क्षेत्र किसी व्यवहारिक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीजें समझ नहीं आएगी कि व्यवहारिक प्रशासनिक इकाई क्या है। तो व्यवहारिक प्रशासनिक इकाई का कहने का मतलब है कि जैसे जिला हो गया, ठीक है, यानी कि वह क्षेत्र किसी जिला के रूप में संगठित होना चाहिए या फिर खंड के रूप में होना चाहिए, ठीक है। खंड कहने का मतलब ब्लॉक के रूप में होना चाहिए, या फिर जिसको तालुक कहते हैं उसके रूप में भी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है वह क्षेत्र अपने पड़ोस के अन्य क्षेत्र की तुलना में आर्थिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए। तो अपने पड़ोस के अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, ठीक है। ये आधार जो है मतलब भारत सरकार के जनजातीय कल्याण मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। यानी उस क्षेत्र में जनजातीय संख्या की अधिकता होनी चाहिए,
ठीक है। जनजातियों का निवास क्षेत्र आपस में जुड़ा हो तथा कुल क्षेत्र का आकार प्रशासन योग्य होना चाहिए। वह क्षेत्र किसी व्यवहारिक प्रशासनिक इकाई जैसे कि जिला, खंड या तालुक के रूप में संगठित होना चाहिए। इसके अलावा जो है वह क्षेत्र अपने पड़ोस के अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हम लोगों का 5वीं अनुसूची। इसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे वो 6ठी अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो है जो ये राज्य हैं, ये राज्य के कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित क्षेत्र बनाएंगे, यानी पूरा राज्य में अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, उसके कुछ ही। जैसे कि अगर हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल को देखें, जैसे 5वीं अनुसूची के क्षेत्र, जैसे आंध्र प्रदेश को देखते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में जैसे कि विशाखापट्टनम हो गया। ठीक है, विशाखापट्टनम, इसको जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी तरह यहाँ पर जो पूर्व गोदावरी वाला भाग है वो हो गया। इसके अलावा पश्चिम गोदावरी को भी शामिल किया गया है। ठीक, इसके अलावा महबूब नगर यहीं पर है, इसको भी जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी तरह जो है विजयनगरम है, इसको भी किया गया है। श्रीकाकुलम है, इसको भी किया गया है। आदिलाबाद है, ये सब याद रखने की बातें नहीं है, इसको भी किया गया। इसके अलावा जो है एक प्रकाशम है, हालांकि ये जो प्रकाशम है ये अनुसूचित मंडल है वहां पर। ठीक है, कुछ ही मंडल हैं, ठीक है, जो अनुसूचित मंडल है उस रूप में वहां पर है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि झारखंड है तो इसका भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे झारखंड में जो दुमका है वो जो है अनुसूचित क्षेत्र है। इसी तरह देवघर जो है वो भी है। इसके अलावा गोइडा जो है ये है। साहिबगंज हो गया, ये भी अनुसूचित क्षेत्र है, साहिबगंज। इसके अलावा जो है रांची, ठीक है, सिंहभूम हो गया। और सिंहभूम में पूर्वी पश्चिमी दोनों, ठीक है, पूर्वी पश्चिमी दोनों। इसके अलावा गुमला हो गया, ठीक है, पलामू हो गया, गढ़वा हो गया। गढ़वा जो है यहाँ पर कुछ ही होना मतलब है, आंशिक रूप से ये है गढ़वा। ठीक है, इसी तरह जो है यहाँ पर एक जगह और है, उसको पाकुर कहते हैं, पाकुर, इसको भी जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अलावा जो है लोहरदगा एक क्षेत्र है, इसको भी जो है वहां पर घोषित किया गया है। सिमडेगा, ये भी वहां के क्षेत्र हैं, इसको घोषित किया गया है। ठीक है, इसी तरह जो है जैसे कि अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो है सरभुजा हो गया, ठीक है, बस्तर हो गया जो वहाँ पर प्रसिद्ध है। इसके अलावा रायगढ़ भी इसमें शामिल है और रायपुर भी शामिल है। ठीक है, दुर्ग जो जगह है वो भी है। बिलासपुर हो गया, ये भी जनजातीय क्षेत्र है। छिंदवाड़ा भी है, ठीक, कांकेर भी है। इसके अलावा जो है राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव, राजनांदगांव, ठीक है, ये भी है यहाँ पे। शहडोल, ये छत्तीसगढ़ के सब है। इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश को देखे तो वही लाहौल और स्पीति जिला जो है यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र है। इसके अलावा जो है किन्नौर हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है एक यहाँ पर जिला है, उस जिले को चंबा जिला कहा जाता है, ठीक है। और ये जो चंबा जिला है यहाँ पर एक तहसील है, वो तहसील का नाम है पंगी तहसील, ठीक। और यहीं पर जो है एक और तहसील है, उसका नाम है भरमौर उप तहसील, ठीक है।
ये दोनों जगह को भी जो है शामिल किया गया है। ठीक है, इसी तरह जो है मध्य प्रदेश को अगर देखें तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे जगह हैं, जैसे कि झाबुआ हो गया, मंडला हो गया, ठीक है, धार हो गया, खरगोन हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है खंडवा, ठीक है, खंडवा कहीं कहीं पर जो है पूर्वी निमार नाम से भी लिखा रहता है। ठीक है, इसको जो है कहीं कहीं पर पूर्वी निमार लिखा रहता है। इसके अलावा जो है यहाँ मध्य प्रदेश का एक जिला है रतलाम। ठीक है, रतलाम जिला, और रतलाम जिला में जो है पूरा जिला नहीं है, जबकि इसका जो है सैलाना तहसील, इसको जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी का जो है बैतूल हो गया, ठीक है, सिवनी हो गया, इसके अलावा बालाघाट जो फेमस भी है, और मुरैना, ये सारे जगह को जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी तरह अगर हम लोग गुजरात में जाएं तो गुजरात में सूरत है, भरूच है, इसके अलावा वलसाड है, पंचमहल है, ठीक है, सदोदरा है, और एक डांग जगह है, यहीं पर डांग है। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक जगह है साबरकंठा। ठीक है, और ये जो साबरकंठा है ये जिला है, और इसका कुछ भाग जो है वो अनुसूचित क्षेत्र है। इसी तरह जो है महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है, और इसमें जो है थाने है, नासिक है, धुले है, अहमदनगर है, ठीक है, पुणे भी है, इसके अलावा अमरावती भी है, और अमरावती तो नांदेड़ भी है, यवतमाल भी है, यवतमाल। इसके अलावा जो है गढ़चिरौली भी है, गढ़चिरौली कैसे लिखा जाएगा, गढ़चिरौली, ठीक है, गढ़चिरौली है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो है एक चंद्रपुर जो है जिला है। इस चंद्रपुर जिला का जो है कुछ भाग जो है अनुसूचित क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा जो है हम लोग ओडिशा को देखें तो ओडिशा में जो है मयूरभंज हो गया, ठीक है, सुंदरगढ़ हो गया, ठीक है, और कोरापुट हो गया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ये 3 जिला है ये पूर्ण रूप से जो है, ठीक है, पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र है यहाँ पर, पूर्ण रूप से इसका सारा हिस्सा। इसके अलावा जो है रायगढ़ यहाँ पे भी है, रायगढ़, क्योंझर, ठीक, संबलपुर, बौद्ध हो गया, ठीक है, कालाहांडी हो गया, बुलंगीर हो गया, बालासोर हो गया, ठीक है, गंजाम हो गया, ठीक, कंधमाल हो गया, ठीक है, ये सब जगह जो है अनुसूचित क्षेत्र है। इसके अलावा जो है राजस्थान हो गया, राजस्थान में जो है बांसवाड़ा, ठीक, डूंगरपुर, उदयपुर भी है, चित्तौड़गढ़, ठीक, चित्तौड़गढ़ ये भी है। इसके अलावा जो है एक सिहोरी जगह है यहाँ पर, और ये जो है कुछ भाग जो है यानी अंशतः कह सकते हैं, कुछ भाग जो है वो जनजातीय क्षेत्र है, पूर्ण रूप से नहीं है ये सिहोरी। ठीक है, और सिहोरी इम्पोर्टेंट भी है, ये राजस्थान पीसीएस में पूछा जाता है। ठीक, इसके अलावा जो हम लोगों का बच गया, ठीक है, उस यानी कि कितने हो गए हैं, एक शायद तेलंगाना छूट रहा होगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया, ठीक है, झारखंड दूसरा हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ तीसरा, हिमाचल प्रदेश चौथा हो गया, मध्य प्रदेश जो है 5वां हो गया, गुजरात जो है 6ठा हो गया, और महाराष्ट्र 7वां हो गया, ठीक है, उड़ीसा 8वां हो गया, राजस्थान जो है 9वां हो गया, ठीक है, 10वां जो है तेलंगाना, ठीक, तेलंगाना हो गया।
तेलंगाना में कौन कौन सा क्षेत्र है, वो देखना पड़ेगा। तेलंगाना को जो है मतलब हाल में ही जो है मतलब वहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है मुख्य रूप से जो है आदिलाबाद है। ठीक है, जैसे कि तेलंगाना में जो है ये आदिलाबाद हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है खम्माम हो गया, खम्माम। ठीक है, इसके अलावा जो है महबूब नगर हो गया। ठीक है, महबूब नगर। इसके अलावा जो है वारंगल हो गया। ठीक, तो ये सारे जगह हैं। अगर हम लोग जो है तेलंगाना की बात करें, क्योंकि तेलंगाना हाल में ही हुआ है, तो तेलंगाना राज्य में कुछ जिले को जो है भारतीय संविधान की 5वीं सूची के अंतर्गत जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, और ये जो प्रावधान है तेलंगाना के रूप में जो है वहां पर उस क्षेत्र में मतलब उस क्षेत्र को शामिल किया गया जहां पर अनुसूचित जनजाति जो है रहती है। ठीक है, या फिर उसकी जनसंख्या जहां पर अधिक है। तो अगर हम लोग तेलंगाना के अनुसूचित क्षेत्र को देखें, तो जैसे कि ये इसको हिंदी में लिख देते हैं आदिलाबाद है। ठीक है, ये जगह आदिलाबाद है। इसके अलावा ये जो है खम्मम लिखा जाता है इसको। ठीक है, और ये जो है महबूब नगर है, और ये जो है वारंगल है। ठीक है, ये क्षेत्र को जो है घोषित किया गया है। और जो वारंगल क्षेत्र है उसमें पूर्ण रूप से शायद ये नहीं है, यहाँ पर कुछ मंडल हैं। ठीक है, यानी कि ये पूर्ण रूप से नहीं है, यहाँ पर कुछ मंडल हैं और यही मंडल जो है अनुसूचित क्षेत्र के रूप में है। जैसे कि एक तो एट्रू नगरम है, एट्रू नगरम। ठीक है, इसको इंग्लिश में जो है ई से शुरू होता है। इट्रू नगरम। ठीक है, इसके अलावा जो है इसका एक मंडल है मंगपेट। ठीक है, इसको इंग्लिश में मंगपेट ऐसे लिखा जाता है। इसके अलावा टडवाई है, टडवाई है। इसके अलावा जो है गोविंद राव पेट है। ठीक है, गोविंद राव पेट। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर मुलुग है। ठीक है, मुलुग है। ठीक, इसके अलावा जो है कोठागुडा है, कोठागुडा, कोठागुडा है। ठीक, इसके अलावा जो है गुडूर है। ठीक, और एक जो है महबूबाबाद है। ठीक है, महबूबाबाद। ये मंडल जो है वारंगल जिले में अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये मंडल आते हैं। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत ये सारे मंडल आते हैं। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर खास हो जाता है। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में बात किया था पेशा अधिनियम के बारे में। ठीक है, तो उसकी भी चीजें यहाँ पर आती है। ठीक है, जो पेशा अधिनियम 1996 था। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि पंचायती राज प्रणाली को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए यह कानून लागू किया गया और इसके तहत जो है ग्राम सभाओं में अधिक स्वायत्ता और अधिकार दिए गए हैं ताकि वे अपने संसाधन और प्रशासन का नियंत्रण कर सके। इसके अलावा जो 5वीं अनुसूची है उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि जो जनजातीय समुदाय है उसकी सांस्कृतिक परंपराओं और अधिकारों की रक्षा करना है और साथ ही साथ जो है उसके सामाजिक और आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित करना है। ठीक है,
तो ये था हम लोगों का 5th शेड्यूल। इसके बाद जो है हम लोग अगले में देखेंगे 6th शेड्यूल को, और वहीं पर जो है ये चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो हम लोगों ने देखा कि भाग 10 में जो है इसके बारे में बताया गया है, और इसको लेकर जो है एक ही अनुच्छेद है। ठीक है, संविधान का जो भाग 10 है, जिसमें अनुच्छेद 244 ही एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जो इसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए रखा गया है। और इसकी जो संपूर्ण व्याख्या है, ठीक है, जो इसकी संपूर्ण व्याख्या है वो 2 अनुसूची के माध्यम से दिया गया है, 5वीं और 6ठी अनुसूची के माध्यम से। ठीक है, और जिसमें जो है अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें एक ही संविधान संशोधन था, और वो था 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969, जिसमें जो है अनुच्छेद 244 क को जो है, ठीक है, जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसके जिसमें हम लोगों ने देखा कि संसद को शक्ति दिया गया है कि वो विधि द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्र को मिलाकर जो है एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सकती है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 244 के 2 खंड थे, अनुच्छेद 244 का पहला खंड और अनुच्छेद 244 का दूसरा खंड। ठीक है, अनुच्छेद 244 का जो पहला खंड है वो 5वीं अनुसूची से संबंधित था, और अनुच्छेद 244 का जो दूसरा खंड है वो 6ठी अनुसूची से संबंधित था। इसलिए जो है अनुच्छेद 244 के पहले खंड में कहा गया था कि 5वीं अनुसूची के प्रावधान जो है 4 राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। जिस राज्यों को छोड़ने की बात थी वो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को लेकर था। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 244 का जो दूसरा खंड था उसमें ये प्रावधान जो है सिर्फ 4 राज्यों पर लागू था, और वो था असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। यानी कि 6ठी अनुसूची के उपबंध जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे। इसके बाद जो है हम लोगों ने 5वीं अनुसूची को देखा, और 5वीं अनुसूची का संबंध जो है अनुच्छेद 244 के पहले खंड से था, और ये कहाँ नहीं लागू होता? तो ये 4 राज्यों पर नहीं लागू होगा, और वो 4 राज्य थे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। और जहां लागू होता है ये शेष, यानी 4 राज्यों को छोड़कर बाकी शेष राज्यों पर यह लागू होता है। इसमें जो प्रावधान थे कि अनुसूचित क्षेत्रों का निर्धारण कैसे होता है, तो उस मामले में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वह आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को, अगर ऊपर बताए गए 4 क्षेत्र यानी 4 राज्यों के अलावा किसी राज्य का हिस्सा है तो वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेगा। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि केंद्र और राज्य की शक्तियां इस पे क्या क्या है। प्रशासन के तौर पर जो है आमतौर पर राज्य का ही जो है यहाँ पर प्रशासन होता है, लेकिन केंद्र का भी जो है नियंत्रण बना रहता है, क्योंकि केंद्र जो है इसकी प्रशासनिक व्यवस्था की लगातार जांच करता है, और जरूरत पड़ने पर जो है राज्य सरकार को इस क्षेत्र में समुचित ढंग से प्रशासन चलाने के लिए बाध्य भी करता है। इसके अलावा जो है हम लोगों ने देखा कि केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां जो है इस मामले में किस तरह से, जैसे कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार जो है अनुसूचित क्षेत्रों पर व्यापक रूप से दिया गया है, क्योंकि राज्य सरकार जो है इन क्षेत्रों का प्रशासन चलाने के लिए सक्षम होता है। इसके अलावा जो है जिस राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है उनके राज्यपाल के लिए अनिवार्य है कि वो प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रपति को राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में एक रिपोर्ट सौंपेगा, और राष्ट्रपति चाहे तो उस रिपोर्ट के अलावा भी किसी भी समय जो है कोई अन्य रिपोर्ट मांग सकता है। इसके अलावा जो है केंद्र सरकार को शक्ति दिया गया था कि वो राज्य सरकार के उस स्थिति में उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निर्देश भी दे सकेगा। इसके अलावा जो हम लोग जनजातीय सलाहकार परिषद को देखें, इसके कई सारे उपबंध थे, उनकी चर्चा हुई। फिर जनजातीय सलाहकार परिषद की किस तरह की संरचना होती है उसको हम लोगों ने देखा। फिर उसके कर्तव्य क्या है उसकी चर्चा हम लोगों ने किया। इसके बाद जो है जनजातीय क्षेत्रों में किस तरह के विधि लागू होते हैं, उस पर राज्यपाल की क्या अधिकारिता है, और राष्ट्रपति की शक्ति उस पर किस तरह से लागू होती है, उन सब की जो है विस्तार पूर्वक इसमें चर्चा किया गया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण हम लोगों का था वो था कि 5वीं अनुसूची में जो संशोधन होता है उस संशोधन को लेकर किसको शक्ति है, तो वो जो है संसद को शक्ति दिया गया था, और संसद का जो ये शक्ति था वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाता था।
इसके अलावा जो है हम लोगों ने 5वीं अनुसूची के वर्तमान स्थिति को देखा। पहले जो है इसमें 9 ही राज्य थे, लेकिन तेलंगाना के जुड़ जाने के बाद से जो है इसमें 10 राज्य हो गए। और जो भारत सरकार के जनजातीय कल्याण मंत्रालय है, उन्होंने जो है इसके लिए कुछ आधार घोषित किए हैं कि किस आधार पर जो है किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। तो उसके आधार की हम लोगों ने चर्चा की। इसके अलावा फिर हम लोगों ने देखा कि 5वीं अनुसूची के जो क्षेत्र हैं, जो अलग अलग राज्य यानी 10 राज्य, उसमें कौन कौन सा क्षेत्र जो है वह अनुसूचित क्षेत्र के दायरे में आता है। तेलंगाना को लेकर जो है बातें खास थी, क्योंकि यहाँ पर जो है इन 4 जगह को ही जो है अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। आदिलाबाद, खम्ब, महबूबनगर और वारंगल को लेकर। वारंगल जो है ये पूरा एरिया नहीं है, इसमें कुछ ही इलाके हैं, क्योंकि इसके कुछ ही मंडल जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और ये सारे क्षेत्र जो है अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। अब जो हमारा अगला है वो जो है 6ठी अनुसूची है। 6ठी अनुसूची है, यानी कि 6th शेड्यूल है, और हम लोग जो है आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें यहीं तक